आज हम एक रोमांचक फिल्म की कहानी समझने जा रहे हैं जो 1998 में शुरू होती है। हमारी कहानी की मुख्य किरदार लोरी ग्रेंजर है, जो शैडीसाइड नाम के एक छोटे से शहर में रहती है और वहाँ के हाई स्कूल में पढ़ती है। लोरी हमें बताती है कि उसका शहर काफी बदनाम है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि इस पर कोई शाप है और अक्सर कुछ ऐसा होता रहता है जिससे यहाँ के लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन स्कूल की वाइस प्रिंसिपल डोलोरेस इस शहर की खराब छवि को सुधारना चाहती है, इसीलिए वो एक प्रॉम पार्टी का आयोजन कर रही है ताकि लोग इस शहर को खून खराबे से जोड़ना बंद कर दें। प्रॉम क्वीन बनने की दौड़ में कुछ लड़कियां शामिल हैं। पहली है टिफनी फॉकनर, जो स्कूल में दादागिरी करने वाले एक ग्रुप की लीडर है। फिर क्रिस्टी है, जो थोड़ी बागी है और नशा बेचती है। और वुल्फ पैक ग्रुप की सदस्य लिंडा, डेबी और मेलिसा भी हैं, जो टिफनी की बात मानने वाली हैं। इन सब में सबसे कम लोकप्रिय हमारी लोरी है। लोरी की सबसे अच्छी दोस्त मेगन है, जो थोड़ी नशेड़ी जरूर है पर हमेशा लोरी का साथ देती है। एक दिन क्लास में टीचर डैन लोरी से पूछते हैं कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। मेगन बताती है कि लोरी लेखिका बनना चाहती है। तभी वुल्फ पैक की लड़कियां लोरी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं और उस बात को उठाती हैं जब लोरी की माँ ने उसके पिता को चाकू मारा था। मेगन कहती है कि ये झूठ है, पर वे लड़कियां लोरी को चिढ़ाना बंद नहीं करती। वुल्फ पैक से तंग आकर मेगन गुस्से में एक तेज चाकू निकालती है और कुछ ऐसा करती है, पर यह सिर्फ एक शरारत होती है। बच्चे तो हंसते हैं, पर टीचर डैन गुस्सा होकर मेगन को तुरंत वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देते हैं। शाम को लोरी एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है, जहाँ वुल्फ पैक भी आता है। टिफनी का बॉयफ्रेंड टाइलर लोरी को घूरता रहता है। टिफनी फिर से लोरी का अपमान करती है, जिससे माहौल काफी अजीब हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब लोरी रेस्टोरेंट बंद करने वाली होती है, टाइलर अपनी जैकेट भूलने के बहाने वापस आता है। वे थोड़ी देर बात करते हैं। टाइलर कहता है कि ये बहुत अच्छा है कि लोरी लेखिका बनना चाहती है। वो उसके बड़े सपनों की तारीफ करता है और मानता है कि उसे खुद को हारा हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसके माता पिता और टिफनी को नहीं लगता कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसी शाम टिफनी अपने घर पर अपनी प्रॉम ड्रेस पहनकर देखती है और उसकी माँ नैन्सी उसकी तारीफ करती है। यहीं हमें पता चलता है कि टीचर डैन टिफनी के पिता हैं। अब कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। पास में क्रिस्टी कुछ बच्चों को नशा बेच रही होती है। जब वे चले जाते हैं तो वो अकेली सुनसान सड़क पर घर की ओर चलने लगती है। उसे अचानक पास में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। तभी हम उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी को लाल चोगा पहने देखते हैं, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो उसकी ओर बढ़ रहा है। क्रिस्टी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी उसके कंधे पर जोरदार वार करता है। क्रिस्टी अपनी जान की भीख मांगती है, पर हत्यारा कोई दया नहीं दिखाता और उसे जानलेवा वार करता है। अगले दिन क्रिस्टी प्रॉम प्रैक्टिस पर नहीं आती, जिससे वो खुद ब खुद प्रॉम से बाहर हो जाती है। अब प्रॉम क्वीन के लिए सिर्फ वुल्फ पैक और लोरी ही बची हैं। इस बीच हत्यारा स्कूल की ईयरबुक पलटता हुआ दिखता है, प्रॉम उम्मीदवारों को देखता हुआ। वो उसमें से क्रिस्टी की फोटो पर क्रॉस लगाता है और उसके जूते आग में फेंक देता है। अगली शाम आखिरकार प्रॉम नाइट है। हम टिफनी को बहुत सुंदर तैयार होते देखते हैं। उसकी माँ नैन्सी उसे बताती है कि उस रात चाहे कुछ भी हो, उसे उस पर बहुत गर्व है, पर वो ये भी जोर देती है कि टिफनी को लोरी से हारने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शर्मनाक होगा। दूसरी तरफ लोरी भी बहुत सुंदर तैयार होती है और उसकी माँ रोजमेरी उसकी तारीफ करती है। वो लोरी से अपने पिता की मौत की भयानक कहानी का बोझ उठाने के लिए माफी भी मांगती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे प्रॉम के लिए आते हैं और लोरी अपनी डेट मेगन के साथ आती है। पार्टी शुरू होती है और डोलोरेस भीड़ का स्वागत करती है। उनसे उस उम्मीदवार को चुनने को कहती है जो स्कूल के मूल्यों को सही मायने में दिखाता है। फिर वो सभी प्रॉम किंग और क्वीन उम्मीदवारों को स्टेज पर आने और अपना परिचय देने के लिए बुलाती है। ये सुनकर लड़के उम्मीदवार और लोरी स्टेज पर आते हैं, पर दूसरी लड़कियां कहीं नहीं दिखती। जैसे ही वे अपना परिचय देने वाले होते हैं, वुल्फ पैक स्विमसूट में आता है और अजीब डांस करने लगता है। इससे बेचारी लोरी को असहज महसूस होता है और वो जाने की कोशिश करती है, पर वे उसका रास्ता रोकते हैं और उसे शर्मिंदा और अजनबी महसूस कराते हैं। अजीबोगरीब प्रदर्शन के बाद लड़कियां कपड़े बदलने जाती हैं। जल्द ही हम लिंडा और उसके बॉयफ्रेंड को अपने फ्लायर्स लेने स्टोर रूम में आते देखते हैं, पर उन्हें अपने फ्लायर्स फटे हुए और उन पर मूछें बनी देखकर झटका लगता है। इससे लिंडा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने जाती है जिसने ये मजाक किया था, पर उसके जाते ही उसके बॉयफ्रेंड को दूर से चीरने की आवाज सुनकर डर लगता है। तभी लिंडा वापस आती है, पर बॉयफ्रेंड उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे बुरी तरह चाकू मारा गया है और उसकी आंतें बाहर निकल रही हैं। लिंडा गिरकर मर जाती है और उसके पीछे लाल चोगा वाला हत्यारा है। डरा हुआ बॉयफ्रेंड भागने की कोशिश करता है, पर हत्यारा उसके दोनों हाथ पेपर कटर से काट देता है। चोट के बावजूद वो लड़का किसी तरह खुद को दरवाजे तक घसीटता है, पर बिना हाथ के ताले नहीं खोल पाता। दृश्य फिर पार्टी में लौटता है, जहाँ लोरी के पास प्रिंसिपल आता है, जो उसे बताता है कि स्कूल के बाहर उसके लिए एक सामान की डिलीवरी आई है। कहीं और डेबी और उसका बॉयफ्रेंड स्कूल के बेसमेंट में कुछ निजी समय बिताने जाते हैं। वो उसे अपनी माँ से चुराया हुआ एक सुंदर नेकलेस देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। इस बीच लोरी सामने के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां एक डिलीवरी वाला उसे एक फूलों का गुलदस्ता देता है जो किसी अनाम व्यक्ति ने भेजा है।
फूलों के साथ एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है होप यू डोंट चोक, जिससे वो बहुत उलझन में पड़ जाती है। दृश्य फिर बेसमेंट में लौटता है जहां डेबी और उसका बॉयफ्रेंड किस करना शुरू करते हैं। तभी उन्हें पास में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, पर फिर हत्यारा दिखता है और बॉयफ्रेंड के चेहरे को एक आरी से काट देता है। डेबी इतनी जोर से चिल्लाती है कि मेगन भी उसे ऊपर सुन पाती है, पर मेगन इसे ज्यादा जरूरी नहीं समझती और प्रॉम हॉल की ओर चली जाती है। डेबी इस बीच भागने की कोशिश करती है, पर गलती से फिसल जाती है और एक बिजली के आउटलेट में गिर जाती है और दुखद रूप से उसे करंट लग जाता है। कहीं और लोरी कॉरिडोर में चल रही होती है जब टिफनी दिखती है और ये देखकर ईर्ष्या महसूस करती है कि किसी ने उसे फूल भेजे हैं। वो अपमान करना शुरू कर देती है और जल्द ही मेलिसा भी आ जाती है। टिफनी फिर क्रूरता से लोरी की माँ की बात करती है, कहती है कि उसे हाई स्कूल में एक लड़के से प्यार हो गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब उसने शादी करने से मना कर दिया तो वो पागल हो गई और प्रॉम नाइट पर उसे चाकू मार दिया। हालांकि पुलिस इसे साबित नहीं कर पाई। हर कोई जानता था कि उसने ये किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लोरी है। ये बातें लोरी को बहुत गहरी लगती हैं और वो बिना कुछ कहे चली जाती है। मेलिसा भी टिफनी से परेशान है और उसे बताती है कि इस बार वो हद पार कर गई थी। इस पर डेबी का चांदी का हार बिजली के पैनल में तारों के बीच फंसा है, जिससे बॉलरूम की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। प्रिंसिपल फिर एक सफाई कर्मी को बेसमेंट में बिजली का पैनल चेक करने भेजते हैं। इस बीच हम लोरी को बाथरूम में देखते हैं और उसके आंसुओं से उसका मेकअप खराब हो गया है। एक चिंतित मेलिसा उसे देखती है और उसे एक मेकअप बैग देती है ताकि वो खुद को ठीक कर सके। कुछ ही देर बाद लोरी एक नए लुक और नए आत्मविश्वास के साथ पार्टी में लौटती है। मेलिसा उसके पास आती है और उसकी तारीफ करती है, पर एक ईर्ष्यालु टिफनी उन्हें तुरंत रोक देती है। वो अपनी ही दोस्त का अपमान करना शुरू कर देती है और मांग करती है कि मेलिसा उसे उधार ली हुई प्रॉम ड्रेस वापस कर दे। इससे भी बुरा, टिफनी एक ड्रिंक उठाती है और उसे मेलिसा के कपड़ों पर पूरी तरह से डाल देती है। इसके बाद टिफनी और लोरी डांस प्रतियोगिता शुरू करते हैं, जिससे हर कोई उत्साहित हो जाता है। थोड़ी देर डांस करने के बाद टिफनी के पास कोई मूव नहीं बचते और वो अजीब तरह से गिरने लगती है, जबकि लोरी ही ध्यान खींचती रहती है। मीन गर्ल देखती है कि हर कोई लोरी के लिए तालियां बजा रहा है, जिसमें उसका अपना बॉयफ्रेंड भी शामिल है, जिससे उसे शर्मिंदा महसूस होता है। शुक्र है टिफनी के एक समर्थक ने उसे और शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुरंत संगीत बंद कर दिया। अब हम कहानी के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। कहीं और मेलिसा लॉकर रूम में होती है जब नकाबपोश हत्यारा अचानक दिखाई देता है। वो पहले तो चौंक जाती है, पर जल्द ही सोचती है कि ये कोई उसे डराने के लिए मजाक कर रहा है। हालांकि जैसे ही वो एक तेज चाकू दिखाता है, उसके चेहरे पर डर फैल जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। मेलिसा दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि दो हत्यारे हैं। और फिर ऐसा होता है, दोनों हत्यारे उसके बेजान शरीर को घसीट कर ले जाते हैं, ठीक उसी समय जब प्रॉम हॉल के अंदर वोटिंग शुरू होती है। बाद में टिफनी टाइलर के पास जाती है और उसे पूरी रात लोरी को घूरने और उसे बेवकूफ बनाने के बारे में शिकायत करती है, पर चिढ़ाया हुआ लड़का साफ कर देता है कि वो उसे अब नहीं चाहता और उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिससे वो और भी गुस्से में आ जाती है। कहीं और मेगन एक अजनबी लड़के के साथ नशा कर रही होती है जब एक छात्र अंदर आता है। वो चिंतित है क्योंकि मेलिसा कुछ देर पहले गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। अचानक मेगन की आंखें लाल चोगा वाले हत्यारे पर टिक जाती हैं जो खिसक रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कता है जब वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर वो आदमी जल्दी से गायब हो जाता है। डरी हुई लड़की प्रॉम हॉल की ओर भागती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि सभी प्रॉम क्वीन उम्मीदवार गायब हैं, सिवाय टिफनी और लोरी के। इस बीच टाइलर आखिरकार लोरी के पास आता है और थोड़ी देर प्यार भरी बातें करने के बाद उसे किस करने के लिए झुकता है, पर उन्हें एक घबराई हुई मेगन रोक देती है, जो बताती है कि उसने एक खतरनाक चोगा पहने हुए किसी को देखा था। वो ये भी दावा करती है कि उसने चीखें सुनी थी और अब सभी प्रॉम क्वीन उम्मीदवार और उनकी डेट्स अचानक गायब हो गए हैं। वो पक्का मानती है कि वहाँ एक हत्यारा है जो प्रॉम क्वीन उम्मीदवारों को निशाना बना रहा है। हालांकि लोरी उस पर भरोसा नहीं करती और उसे ठंडाई से ईर्ष्यालु होने का आरोप लगाती है। वो सोचती है कि मेगन पागल है और उसके लिए कुछ अच्छा होते नहीं देख सकती। टाइलर लोरी की परेशानी पर ध्यान देता है और सुझाव देता है कि वे आराम करने के लिए किसी निजी जगह पर जाएं। इस बीच लोरी और टाइलर ऑडिटोरियम में आते हैं, जहां वो एक बार फिर उस पर रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, पर लोरी जो अभी हुआ उससे परेशान है और किस करने के मूड में नहीं है। वो दूर जाने की कोशिश करती है, पर वो जोर देता है कि वो वहीं रहे। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है, ये देखकर लोरी डर जाती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। एक और सीन में मेगन आखिरकार बेसमेंट में पहुंचती है और चौकीदार के बेजान शरीर को देखकर हैरान रह जाती है। इससे भी बुरा, कई और शरीर आसपास पड़े हैं। लोरी फिर बेसमेंट में मेगन से मिलती है और वे एक दूसरे को घबराहट में बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। पर जब घबराया हुआ जोड़ा जाने की कोशिश करता है तो एक हत्यारा अचानक दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है, जिससे वे बेसमेंट में फंस जाते हैं। बेबस महसूस करते हुए लड़कियां घबराहट में बेसमेंट में घूमती हैं, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता खोजने के लिए बेताब।
एक हत्यारा जल्द ही उन्हें पकड़ लेता है, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए गलियारों में तेजी से भागना पड़ता है। किस्मत से उन्हें एक गुप्त कमरा मिलता है और वे खुद को अंदर बंद कर लेती हैं। लड़कियां सांस लेती हैं और आसपास देखती हैं, जहां उन्हें स्कूल की ईयरबुक मिलती है जिसमें पीड़ितों के चेहरों पर क्रॉस लगे होते हैं। एक भयभीत लोरी को पता चलता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सही थी और उससे माफी मांगती है। कुछ ही सेकंड बाद हत्यारा कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी लड़कियां कमरे में एक खिड़की देखती हैं। वे एक कुर्सी से खिड़की तोड़ते हैं, पर मेगन के हाथ में कांच के टुकड़ों से बुरी तरह कट जाता है। चोट के बावजूद वो दर्द से गुजरती है और भागने में कामयाब हो जाती है। जब लोरी की बारी आती है तो हत्यारा उसे पकड़ लेता है, पर वो बहादुरी से उसे कांच के एक टुकड़े से सीने में चाकू मारती है। इससे उसे बिना चोट लगे मेगन द्वारा खींचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद लड़कियां हॉल की ओर भागती हैं। ठीक उसी समय जब प्रिंसिपल प्रॉम क्वीन की घोषणा करता है, जो कोई और नहीं बल्कि लोरी ग्रेंजर है। टिफनी का चेहरा गुस्से में मुड़ जाता है, जबकि भीड़ लोरी के लिए तालियों से गूंज उठती है। तभी हत्यारा इवेंट में आता है और लापरवाही से 2 छात्रों को मार देता है जो उसके रास्ते में आते हैं। लोरी स्टेज पर चढ़ती है और सभी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब हत्यारे को आखिरकार देखा जाता है तो भगदड़ मच जाती है और भीड़ भागने के लिए एक उन्मादी भगदड़ में बदल जाती है। हैरान प्रिंसिपल हत्यारे का सामना करने की कोशिश करता है, पर नकाबपोश पागल तेजी से उसका हाथ काट देता है, जिससे वो दर्द में गिर जाता है। हत्यारा फिर लोरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मेगन उसे रोकने के लिए उसकी पीठ पर कूद जाती है। वो उसे आसानी से हरा देता है और उसे खत्म करने वाला होता है, पर तभी लोरी अपना प्रॉम क्राउन पकड़ती है और उसे उसकी आंख में घुसा देती है। इसके साथ हत्यारा आखिरकार अपना नकाब उतार देता है। सभी के झटके के लिए ये कोई और नहीं बल्कि उनका टीचर डैन निकलता है, जो टिफनी का पिता भी है। वो अभी भी दूसरों पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं। एक परेशान टिफनी अपने पिता के पास जाती है, जबकि नैन्सी भी पूरे दृश्य से हैरान खड़ी है। वो रोते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और डैन बताता है कि वो जानता था कि टिफनी और नैन्सी कितनी बुरी तरह जीतना चाहते थे। नैन्सी अपने पति के कार्यों से घृणित लगती है और दूसरों से पुलिस को बुलाने का आग्रह करती है। कुछ देर बाद अधिकारी हत्यारे को गिरफ्तार करने आते हैं, जिससे आखिरकार दुह स्वप्न का अंत होता है। लोरी और मेगन सुलह करती है और प्रॉम क्वीन अपनी दोस्त से पहले उस पर भरोसा न करने के लिए रोते हुए माफी मांगती है। इस भावनात्मक पल के बाद मेगन को उसके घायल हाथ पर टाके लगाने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। इस बीच पुलिस नैन्सी को सूचित करती है कि उन्हें बयान देने के लिए उनके साथ आने की जरूरत है। नतीजतन लोरी और टिफनी एक साथ पुलिस कार में घर लौटते हैं, क्योंकि वे पड़ोसी हैं। रास्ते में टिफनी लोरी से इतने सालों तक उसके प्रति बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगती है। वो खुलकर बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए था, क्योंकि उसे कभी भी उनके लिए पर्याप्त अच्छा महसूस नहीं हुआ। जब वे घर पहुंचते हैं, टिफनी लोरी को अपने साथ रहने के लिए मनाती है, ये स्वीकार करते हुए कि वो घबरा गई है और उसे किसी की सख्त जरूरत है। कहीं और नैन्सी पुलिस वालों को उसे घर जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो अपनी सदमे में बेटी की जांच करना चाहती है। अधिकारी सहमत हो जाता है और उसे जाने देता है, पर यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। हम जल्द ही नैन्सी को एक मुस्कुराते चेहरे और हाथ में चाकू के साथ घर लौटते हुए देखते हैं, ये खुलासा करते हुए कि वो दूसरी हत्यारी है। ऊपर लड़कियां शांति से सो रही होती हैं, पर जल्द ही अजीब आवाजों से जाग जाती हैं। वे कमरे से बाहर निकलती हैं और नैन्सी को चाकू के साथ अपनी ओर आते देखकर चौंक जाती हैं। डरकर वे तुरंत भागती हैं और एक अलमारी में छिप जाती हैं। वहां टिफनी घबराना शुरू कर देती है, जब तक कि वो अजीबोगरीब तरीके से ये बताना शुरू नहीं करती कि अन्य छात्रों को कैसे मारा गया था। एक चौंकाने वाले मोड़ में वो अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालती है और लोरी पर हमला करती है। ये खुलासा करती है कि वो भी इस भयानक योजना का हिस्सा थी। बाद वाली मुश्किल से हमले से बचती है और अलमारी से बाहर निकल जाती है। दुर्भाग्य से नैन्सी लोरी को पकड़ लेती है और उसकी पीठ में चाकू मारती है। यहाँ नैन्सी चौंकाने वाला खुलासा करती है कि वो रोजमेरी के आने से पहले लोरी के पिता को डेट करती थी। वो गर्व से स्वीकार भी करती है कि उसने ही उसे सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। ये कहने के बाद नैन्सी उस पर हमला करने के लिए चाकू उठाती है, पर टिफनी लोरी को मारने वाली होने पर जोर देती है। पर जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, वो पागल लड़की गिर जाती है और एक तेज मूर्ति से भयानक रूप से छेद दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाती है। नतीजतन बदला लेने वाली माँ नैन्सी तेजी से लोरी का पीछा करती है और उसे लिविंग रूम में घेर लेती है। वो अपने चाकू से वार करने के लिए तैयार है, पर लोरी एक भारी ट्रॉफी पकड़ती है और उसे नैन्सी के सिर पर मारती है। उस वार से वो खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। जब नैन्सी मौत के कगार पर पड़ी होती है तो वो कमजोरी से मदद की भीख मांगती है, पर लोरी ठंडाई से मुड़कर घर से बाहर निकल जाती है। फिल्म के अंत में हम एक मरती हुई नैन्सी को बेजान पड़े देखते हैं।
उसका खून एक शैतानी निशान का आकार लेता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका परिवार जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक चीज में शामिल था।